नमस्कार। सबसे पहले सभी दर्शकों को राइट रॉन्ग और इंडिया न्यूज की ओर से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज ही के दिन सभी देशवासी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके 95वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं। वाजपेयी जी का ज्यादातर राजनीतिक जीवन प्रधानमंत्री नहीं बल्कि विपक्ष के बड़े नेता के चेहरे और रूप में गुजरा और आज का विपक्ष उनसे कई सारी सीख ले सकता है कि हां, दल हित से बड़ा देश हित होता है। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। सत्ता में होते हो तो एक कानून ले आते हो और सत्ता से बाहर होते हो तो उसी कानून और कदम का विरोध करना, क्या यह विपक्ष होता है? यह तो अवसरवाद होता है। और आज का सवाल यही है कि जब सीएए और एनआरसी पर प्रोपेगेंडा फैलाना बंद हो चुका है, जब हिंसात्मक आंदोलन बंद हो चुके हैं, जब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने एक तरीके से साफ साफ स्पष्टीकरण दे दिया है एनआरसी और सीएए पर, तो अब एनपीआर के जरिए फिर से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले नागरिकता पर लगाई आग और अब एनपीआर पर नया राग विपक्ष का। और ये एनपीआर क्या सिर्फ बहाना है? एनआरसी के लिए बैकडोर एंट्री सरकार को करवाना है? यह भी सवाल है। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक एनआरसी से है। कि न कैबिनेट में चर्चा हुई, न पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसने कहा। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। अब उसमें एनपीआर की एंट्री हो गई। एनआरसी से पहले एनपीआर, सियासी आर पार। एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी गलतफहमियों और भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि एनआरसी पर कैबिनेट और संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को उसकी दलील रास नहीं आई। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं। कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। एनपीआर जो आइंदा साल 2020 अप्रैल में शुरू होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका ताल्लुक एनआरसी से है। पहले जब माजी में एनपीआर हुआ था तो उसमें यह नहीं पूछा गया था कि तुम्हारे मां बाप कहां पर पैदा हुए, अगर बाहर पैदा हुए तो जगह बताओ। पुराने एनपीआर जो किया गया था माजी में, उसमें यह नहीं पूछा गया कि पासपोर्ट है या नहीं, बताओ। इसने ठीक कहा है कि न कैबिनेट में चर्चा हुई, न पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होगी। एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया, उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके। दरअसल एनपीआर के तहत देश में रहने वाले सभी लोगों की गिनती की जाएगी। जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी, चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों न हो। इसके लिए नागरिकता का एक रजिस्टर बनाया जाएगा। इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, न कोई कागज देना है, न बायोमेट्रिक पहचान करवानी है। ऐप से भी इसमें जानकारी दी जा सकती है। कोई एनआरसी का कोई चर्चा नहीं है और एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की, प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। गृह मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि एनआरसी से पहले एनपीआर पहला कदम। 2014 में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसी तरह का बयान राज्यसभा में दिया था। अब कौन झूठ बोल रहा है? एनआरसी एनपीआर वो लोग करेंगे। एनआरसी के दो पक्ष हैं, एक तो एनआरसी करना और एक एनपीआर के द्वारा एनआरसी को 7-8 सवालों द्वारा डालना। तो ये तो उन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि आप देखिए अगर तय नहीं किया होता तो पीआईबी से कुछ दिनों पहले एक आया था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस,
तो जो चीज है ही नहीं उसके बारे में पीआईबी क्यों बोलेगा? देश में तमाम गर्मी पैदा हो गई है सीए को लेके, एनसीआर को लेके, एनपीआर को लेके, और इस माहौल में इस प्रकार के कदम उठाना मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। साल 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान एनपीआर बचाने की पहल हुई थी। तब 2011 में जनगणना से पहले इस पर काम शुरू हुआ था। अब फिर 2021 में जनगणना होनी है और ये तस्वीर कांग्रेस को भी नहीं भूलनी चाहिए जब सोनिया गांधी ने एनपीआर के पहले फॉर्म पर जानकारी भरी थी। It's the first time in human history that we are beginning to identify, count, enumerate, record, and eventually issue an identity card to 120 crore people. An exercise of this kind has not been attempted anywhere else in the world. लेकिन सरकार बदल गई है, इसलिए विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ इसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश की है और ओवैसी आरोप लगा रहे हैं कि देश को गुमराह किया जा रहा है। तो क्या मनमोहन का एनपीआर कबूल होगा और मोदी के एनपीआर पर हाहाकार मचाएंगे? एक नीति पर दोहरा रवैया अपनाने वाले देश जोड़ेंगे या देश तोड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है एनपीआर पर बवाल और ऑनलाइन सवाल हमारा है कि एनआरसी के बाद एनपीआर पर विपक्ष का प्रोपेगेंडा, और पहला मुद्दा यही है कि एनआरसी और एनपीआर के सियासी संग्राम में कौन सच्चा कौन झूठा आज ये तय करना है। ये देश का सबसे बोल्ड बहस का शो है, लोकतांत्रिक शो है। मैं अपनी सोच पहले ही बता देता हूं, मुझे जो राइट लगता है मैं बता देता हूं और मेरे मेहमानों को चुनौती देता हूं, साबित कीजिए कि मैं रॉन्ग हूं या अगर आपको लगता है मैं राइट हूं तो आप उसका साथ भी दे सकते हैं। और आज कई सारे सवाल हैं। एनआरसी की बैकडोर एंट्री कराने वाला जो विपक्ष का दावा है, क्या इसमें सच में दम है? मोदी और शाह ने तोड़ा एनआरसी का भ्रम, तो ओवैसी और कांग्रेस अफवाह गैंग के जो सदस्य है वो फैलाए एनपीआर पर भ्रम। एनआरसी नागरिकता का जो झूठ है उस पर हारे तो एनपीआर पर जंग के सहारे, और वोट के लिए कब तक मुसलमानों को भड़काते रहेगा विपक्ष? आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल, तेज तर्रार प्रवक्ता है, उनसे कई सारे सवाल यहां पर बैठे लोगों के हैं। मेरे साथ है टीएमसी के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक अनिर्बान बैनर्जी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के हमदर्द माने जाने वाले राजनीतिक विश्लेषक विजय कौशिक जी। मेरे साथ है मीरान हैदर, जामिया के पीएचडी स्टूडेंट है और इनका एक और परिचय यह है कि आरजेडी के युवा नेता भी है। और मेरे साथ है वागीशा सोनी जो राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। मेरे साथ सुबोई खान भी जुड़ने वाली है, वो भी एक राजनीतिक विश्लेषक है। पर पहला सवाल संजीव कौशिक, चिदम्बरम का आपने देखा हमारे रिपोर्ट में 2010-11 में बखान कर रहे थे कि हम ये पॉपुलेशन रजिस्टर करवा रहे हैं। सोनिया गांधी दूसरे नंबर की सदस्य थी, नागरिक थी, निवासी थी जो अपना नाम भर रही थी पॉपुलेशन रजिस्टर में। पहला प्रतिभा पाटिल जी ने किया। आप करे तो एनपीआर सेक्युलर, रोहित चहल की पार्टी करे तो एनपीआर कॉम्युनल। देखिए, पहली बार देश में मजबूत सरकार की जगह यू टर्न वाली सरकार है। ये लोग खुद भ्रम में है, ये स्पष्ट कर ही नहीं पा रहे कि आखिर इसके पीछे इनकी असली एजेंडा इनका है क्या। ये देश का ध्यान केवल हिंदू मुस्लिम में कराने के लिए इन सब खेलों को खेल रहे हैं। आपके मन में क्या डाउट है? देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मान लीजिए जो फॉर्म पहले था, जो मान लीजिए यूपी सरकार के टाइम में जब जनगणना हुई और जो सवालात पूछे गए, अगर उनमें सवालात जोड़ दिए गए हैं और सरकार द्वारा पहले कहा गया कि भाई ये एनआरसी का ही हिस्सा होगा, यानी कि पहला स्टेप है, और आज ये एनपीआर पर फिर झूठ बोल रहे हैं। ये सवाल क्यों बढ़ाए गए हैं अगर ये उसका हिस्सा नहीं है? क्या जरूरत है कि दो सवाल है आपके, दो सवाल है आपके, दो सवाल है रोहित चहल, दो सीधे सवाल है और दोनों का जवाब चाहिए। पहले वो कह रहे हैं कि आपके जो कागजात जो सर्कुलेट हो रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में सवाल हो, चाहे आपकी वेबसाइट पर हो, चाहे एमएचए के डॉक्यूमेंट हो, उसमें कहा गया है कि एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर। और दूसरा सवाल यह है कि पहले कुछ सवाल थे, उसमें 5-6 सवाल बढ़ाए गए जिसमें माता पिता के जन्मतिथि के बारे में और उनके जन्मस्थान के बारे में सवाल जोड़े गए। सवाल का जवाब दीजिए। बैकडोर एंट्री है क्या एनआरसी की? जी,
देखिए शहजाद भाई, मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है, सब कुछ खुला हुआ है। ये करें तो सेकुलर, हम करें तो कम्युनल। वही एनपीआर जो कांग्रेस लेकर आई थी, वही एनआरसी जो कांग्रेस लेकर आई थी। एनपीआर की जहां तक बात करें, आप देखिए सबसे पहला कौन हुआ था उसमें एनपीआर के थ्रू रजिस्टर। क्या उसी स्वरूप में आप लागू कर रहे हैं जिस हिसाब से यूपीए सरकार में जनगणना हुई थी? कांग्रेस पार्टी 2010 के आधार पर मैंने देखिए कौशिक जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। चलिए कौशिक जी उनको 30 सेकंड समझाने दीजिए, आपने प्रश्न किया है। कौशिक जी आप सुन तो लीजिए, धैर्य बना के रखिए। कौशिक जी देखिए, मुझे पता है आपको तकलीफ हो रही है। देखिए आप ही के लाए हुए अच्छे कदम थे, हम तो उसको बढ़ा रहे हैं। हम तो मान रहे हैं आपने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम तो उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ना कि उनको रोकने का काम कर रहे हैं। देखिए एनआरसी भी आप ही लोग लेके आए थे, आज आप ही लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। आज एनपीआर भी आप ही लेके आए थे, हमें उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम तो माननीय गृह मंत्री जी उसको लेकर अभी बहुत क्लियर, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अभी तो सीएए आया है, एनआरसी तो अभी आया ही नहीं, ना वो पार्लियामेंट में आया, ना उसमें कोई चर्चा है। विषय तो यहाँ पर ही है एनपीआर की है। और हर 10 साल बाद जब जनगणना होती है उसमें तकलीफ किस चीज की है? और आपको पता है कि इसमें गरीबों को, उनका जो लोग हैं उन सबका कौन गरीब है, किस रेखा में आता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, किस उससे आता है, सारी जानकारी आएगी। तो उसके बाद से पॉलिसीज बनती है, सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है। आप चाहते हैं कि गरीब को वहां पर उनका अधिकार मिले, उनको हक मिले, एकदम जल्दी चाहते हैं। चैल जी, कांग्रेस पार्टी की परेशानी यह है कि जब 18% जीएसटी का भी विरोध करते थे, आपने 28% तक लगा दी। 49% एफडीआई का विरोध करते थे, 100% एफडीआई लागू कर दी। इसी तरीके से ये जो किसी भी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। विजय कौशिक, ये आरोप आप पर भी लगाया जा सकता है। ये आरोप डबल स्टैंडर्ड का, दोहरे मापदंड का, हिपोक्रेसी का। रोहित चहल आपके लाए हुए सब कुछ ठीक है। रोहित चहल, ये आरोप इन पर भी लग सकता है। और मैं मीरान हैदर को शामिल करना चाहूंगा। मीरान हैदर आरजेडी के युवा नेता है, पहली बार मेरी शो पर आ रहे हैं, तो मैं उनको मौका देता हूं पहले। अनिर्बान, आपसे पहले मौका दे रहा हूं इनको। आपको अगर ये दिक्कत है कि इन्होंने अपने कागजात में, वेबसाइट में कई जगह कह दिया कि एनआरसी का पहला कदम है एनपीआर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2011 में सरकार किसकी थी? आपकी और यूपीए की थी। 2011 के ही एमएचए के डॉक्यूमेंट में और पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था यूपीए की सरकार ने, उसमें खुद यूपीए की सरकार ने कहा था कि एनपीआर पहला कदम है एनआरसी का। तो आपने भी वही हूबहू भाषा इस्तेमाल की थी। अब डॉक्यूमेंट में और पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था यूपीए की सरकार ने, उसमें खुद यूपीए की सरकार ने कहा था कि एनपीआर पहला कदम है एनआरसी का। तो आपने भी वही हूबहू भाषा इस्तेमाल की थी। अब आप इनको दोष दे रहे हो। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2010-11 में जो एनपीआर हुआ था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हुआ था, उसके बाद आधार कार्ड का नाम आया। आधार कार्ड को लेके तमाम तरह का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ देश में, सबने अपना आधार कार्ड बनवाना शुरू हुआ और एनपीआर उस वक्त बैकएंड में चला गया, डब्बे में चला गया। पर हुआ ना, लेकिन 2014 में हुआ। और इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2014 में एक सवाल जो जूनियर होम मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से पूछा गया था कि एनपीआर जो उस वक्त बात आई क्यों कराना चाहते हैं, तो ये बल्कि 2014 में बीजेपी का स्टैंड था और किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन एनआरआईसी करना चाहते हैं और एनपीआर के माध्यम से करना चाहते हैं। अब देखिए एनपीआर, देखिए आप अगर एक सिर्फ सिटीजन का आप मालूम करना चाहते हैं, किसका लिंग, उम्र क्या है, आयु क्या है, जाति क्या है, इन तमाम मुद्दों पे करना चाहते हैं। इस देश का तो बड़ा तबका है, वो शुरू से कहता रहा कि जातीय जनगणना रिलीज करो, उसको तो आप कर नहीं। आप दूसरे मुद्दे पर सवाल का जवाब नहीं, मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगा। इस पे बात कहूंगा कि जो आप इसमें कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी आधार कार्ड 125 करोड़ लोगों का है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये पॉइंट अच्छा है। इसमें माँ बाप के उम्र, मीरन, ये पॉइंट बिल्कुल जायज है। सुबोई खान, इसका जवाब दीजिए। आप वकील भी है। वगीशा, मैं आपके पास भी आऊंगा। अनिर्बान, आपके पास भी आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, कल मैंने सुना अमित शाह जी के वक्तव्य में, उन्होंने इंटरव्यू में, जो शायद आज शाम को फिर से चलने वाला इंडियन न्यूज पर, उसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें मैपिंग करनी है कि सब्सिडीज किसको जाना है, बेनिफिशियरी कौन है, आइडेंटिफाई करना है। अरे तो यही काम करने के लिए तो आधार पर हमने 6-7 हजार करोड़ खर्च किए थे। अब फिर से आइडेंटिफाई करना है बेनिफिशियरी को, क्यों? देखिए शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनपीआर जो है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स 2003, इनके प्रोविजंस के अंडर एक प्रावधान है। तो ना ही तो ये बीजेपी के द्वारा लाया गया है और ना ही ये आज की कोई एक्सरसाइज है। ठीक है। पहला डेटा जो एनपीआर का कलेक्ट हुआ था वो 2010 में कलेक्ट हुआ था। लास्ट डेटा जो एनपीआर का कलेक्ट हुआ था 2010 में कलेक्ट हुआ था।
तब भी बीजेपी की कोई गवर्नमेंट नहीं थी। इसमें और एनआरसी में मैं डिफरेंस आपको ये बता देती हूँ कि ये लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं कि एनआरसी और एनपीआर एक ही चीज है। बहुत सिंपल भाषा में बता देती हूँ कि आप किसी एक घर में जाइए, ठीक है, वहां पे एक माँ है और वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब लोग आप काउंट करिए, इंक्लूडिंग ड्राइवर, कुक, जितने भी लोग रह रहे हैं, वो तो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कि कितने एक यूजुअल रेजिडेंट्स कौन लोग वहां पे रह रहे हैं और उस माँ के एक्चुअली बच्चे कितने हैं, तो वो है एनआरसी की जो सिटीजन्स कौन है हमारे देश के। तो दोनों की एक्टिविटीज अलग है, दोनों को करने के रीजंस भी अलग हैं। एनपीआर सिर्फ एक आइडेंटिटी डेटाबेस है, एक आइडेंटिटी डेटाबेस है कि पिछले 6 महीने पहले से हमारे देश में कौन रहे। अनिर्बान, एक है कि सिटीजन का रजिस्टर बना रहे जिसमें कि आपको सरकार के पास डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा, और ये जो है निवासी और नागरिक में फर्क है। निवासी मतलब रेसिडेंट, ये रेसिडेंट की गिनती है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं। क्यों आप दोनों को कंफ्यूज कर रहे हो? क्योंकि एनआरसी पे मामला सुलझ गया है, भ्रम टूट चुका है, प्रधानमंत्री ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो अब आप लोग एनपीआर के बहाने मुस्लिम भड़काओ और वोट कमाओ, ये कर रहे हो। देखिए, ये जो रोहित जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो कर शुरू किया था हम वही आगे ले जा रहे हैं, तो एक बात बताना चाहता हूं, आप शायद जिम जाते होंगे, अगर आप 100 किलो से बेंच प्रेस मारते हो तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर आप 300 किलो बारबेल में लगाकर मारने जाओगे तो आप दबकर मर जाओगे। तो यही थोड़ा बैलेंस का थोड़ा ना डिफरेंस होता है, जो आपको जितना चाहिए आप उतना ही करो, उससे बहुत ज्यादा करने जाओगे तो आपको वो गलत होगा, आपका वो डैमेज हो जाएगा। तो बीजेपी का ये जो काम हो रहा है, अरे भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए क्या दिखा रहे हो सरकार के द्वारा, आप जिसके गठबंधन में आप जो आगे लगाने में लगे, अब जरा सुन लीजिए ना। वेबसाइट प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ एनपीआर में नहीं लगेगा। एनआरआईसी अमित शाह आप इंटरव्यू दिए, वो कह रहे थे कि आधार कार्ड है तो आप दे दो। कह रहा तब उसके बाद विनोद बंसल जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है, वो आकर कहते हैं हाँ एनपीआर होगा, उसके बाद एनआरसी करेंगे, सबको भगाएंगे। सर आप हरियाणा के विधायक छोटे से की देश नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एनआरसी दरअसल बैकडोर एंट्री कर रहा है एनपीआर के जरिए, या मोदी और शाह ने जो भ्रम तोड़ दिया है एनआरसी पर, उसके लिए अब दूसरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आएंगे, तब तक आप देखिए अब तक की ताजा सुर्खियां और वोटिंग के नतीजे। ब्रेक के पूछा था कि एनआरसी के बाद एनपीआर पर क्या विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और उसके नतीजे लगातार आ रहे हैं। आप वोटिंग जारी रखिए। अभी तक के नतीजे ये है कि 79% लोग ये मानते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वागीशा सोनी, क्या एनपीआर पर डराया जा रहा है या डरना लाजमी है? क्योंकि जिस तरीके के बयान भी बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं, कैथल के नेता, आप सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं, 1 घंटे में सफाया कर देंगे, तो इस बयान से तो कोई सबका साथ सबका विश्वास तो नहीं बनता ना। शहजाद, जैसे कि आप जानते हैं कि किस तरह से पिछले 10 दिनों में सीए और एनआरसी को जोड़ के माहौल खराब किया गया था, और आप जानते हैं कि अभी फिलहाल अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। तो अब जैसे अगर सीए थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, तो अब इनने एनपीआर के नाम का घी डाल दिया है। तो इनको बस ये चाहिए कि सिचुएशन हमेशा खराब रहे और एक किसी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू सिचुएशन को और विजय कौशिक देखिए, हाँ, एक आप पॉइंट जल्दी कर दीजिए, फिर विजय कौशिक। हाँ। सो अब बात यह है कि जैसे कि आपने सवाल पूछा कि हम कुछ एलिमेंट्स के बेसिस पे सारे के सारे बीजेपी के अगेंस्ट बातें नहीं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इसी मामले पर कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते। ओवैसी क्या कह रहे हैं? एनआरसी कर रहे हैं और सिटीजन, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को एनआरसी के प्रिज्म से देखना जरूरी है आपको। आज वो सच साबित हो रहा है। It is for the chief minister to decide. He said that this issue is a very important issue pertaining to the whole nation, and he would like to speak with all the parties and try to bring them on one platform. Now it is for the chief minister to decide. I have no role to play in that. I appreciate and I welcome what the chief minister has told us, but it is for him to decide. I don't know. It is the chief minister will decide that. You are ready to state I have with Mamata Banerjee
register over this issue, NRC and You see, as far as MIM is concerned, we have been supporting KCR. जहां KCR रहेंगे हम उनका साथ देंगे. अब रहा सवाल कि KCR क्या करेंगे, that he will speak for himself. I cannot speak on behalf of the government of the TRS government. तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मुलाकात की तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से, के चंद्रशेखर राव से, और अलग अलग राज्यों में ये बात उठ रही कि एनपीआर के रजिस्टर को अपडेट करने का काम रोक दिया जाए। वगीशा, अपनी बात पूरी करिए। क्या डराया जा रहा है ओवैसी और कांग्रेस अफवाह गैंग के द्वारा, या सच में डरने की कोई जरूरत है? आप बात कंप्लीट। ये इनकी पुरानी स्ट्रैटेजी है कि पहले डराओ फिर भड़काओ और अपनी राजनीति चमकाओ। ये हमने हमेशा देखा ही है। और जहां तक आपने कैथल के एक नेता की बात कही, तो आप खुद बताइए, क्या हम प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की बात को ज्यादा वैल्यू देंगे या कैथल के? तो उसको निकाल देना पार्टी से, पर बहरहाल वो आज मुद्दा नहीं है। हमेशा देखा ही है। और जहां तक आपने कैथल के एक नेता की बात कही, तो आप खुद बताइए, क्या हम प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की बात को ज्यादा वैल्यू देंगे या कैथल के? तो उसको निकाल देना पार्टी से, पर बहरहाल वो आज मुद्दा नहीं है। विजय कौशिक, मेरा सवाल सटीक है। देखिए, इस एनपीआर की जो नोटिफिकेशन है वो 31 जुलाई 2019 मतलब सीएए और एनआरसी के पहले ही नोटिफाई हो गई थी। आपका एनआरसी और सीएए पे मामला ठंडा होते आपको दिखाई दिया, तो एनपीआर को आपने घुसेड़ दिया कि चलिए अब एनपीआर पे हम लोग जो है लोगों को भड़काएंगे। दिल्ली चुनाव आ रहा है, बंगाल चुनाव आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, माहौल खराब करने के जो आरोप लग रहे हैं, तो अभी भाजपा विधायक क्या कह रहे थे आपके सामने है, हमने बताया। दूसरी बात, ओवैसी भाजपा के ही जिनको एजेंट कहा जाता है, अगर वो देश विरोधी बातें कर रहे हैं या भ्रमजाल फैला रहे हैं, तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कांग्रेस नेताओं के ऊपर ये गलत बयानी को लेकर मुकदमे कोर्ट में ठोक देते हैं। आज तक भाजपा नेता ओवैसी के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं। तो भाजपा यही चाहती है। विजय कौशिक, चिदम्बरम भाजपा के, चिदम्बरम जी भाजपा के। देखिए, पी चिदम्बरम जी कांग्रेस के नेता हैं। जितेंद्र सिंह जो एमओएस होम थे वो भी भाजपा के थे, वो कांग्रेस के थे। मैं आपको बताऊं, समझाऊं क्यों? क्योंकि 2011 में एमओएस जितेंद्र सिंह खड़े हुए पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा 2011 में कि एनआरसी का सबसेट है एनपीआर। एनपीआर पहला कदम है, फिर एनआरसी लाएंगे। ये जितेंद्र सिंह, चिदम्बरम, ये सभी लोग एमएचए का डॉक्यूमेंट भी आपको उससे पहले जानना की कोई बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ गवर्नमेंट की, मैं आपको दिखा दूं फिर से, पहले सीए, मैं आपको लिखित जवाब दिखा देता हूँ। 2011, ठीक है, मैं आपको लिखित जवाब दिखाता हूँ, पर आप मुझे बताइए, सुबोई खान, ये जो है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने जो चेंज किया है, जी ठीक है जी, उसको लेकर पहले कोई बात थी नहीं। ठीक है। अब जब ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे एनपीआर हो चाहे एनआरसी, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पष्ट करे ना, क्या इस देश में 2011 का डॉक्यूमेंट दे दीजिए। पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए, आप पढ़ते रहिए। अनिर्बान बैनर्जी, एक सेकंड, मैं सबके पास आ रहा हूँ, बहुत समय हमारे पास, चिंता नहीं करनी है किसी को, सबके पास समय है जवाब देने का। अनिर्बान बैनर्जी, अगर पार्लियामेंट में कई बात इतनी महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको पार्लियामेंट का एक और बयान सुनाता हूं। रोहित चहल की पार्टी से 16 दिसंबर 2014 को, जो उस वक्त के एमओएस होम थे, पार्थिभाई चौधरी, हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, उनको सीधा सीधा आपका सवाल जो है वो पूछा गया। सवाल क्या था कि क्या आप इस एनपीआर की एक्सरसाइज के द्वारा सिटीजन्स की आइडेंटिफिकेशन यानी शिनाख्त करने वाले हो? सीधा सीधा जवाब देते हैं हरिभाई चौधरी जी, नो, NO, नो। अब जब सीधा जवाब मिल गया है, तो क्यों भ्रम फैला रहे? तो भैया, ये भ्रम फैलाने की आरोप आप बीजेपी के नेता पर थोपो ना। इन्हीं के मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कभी ये बात कहते हैं, पार्लियामेंट में ही कहते हैं कि एनआरसी से हम एनपीआर से हम एनआरसी करेंगे। उसके बाद इनके ही मिनिस्टर आप बोल रहे हो कि कुछ उल्टा बोल रहे हैं। इनके ही होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि एनआरसी सारे देश में होगा। इनके ही प्रधानमंत्री आके जनसभा में बोलते हैं नहीं होगा। इनके ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले बोलते हैं डिटेंशन कैंप तोड़ देंगे, अब ये बोलते हैं कि नहीं है। अमित शाह बोल रहे हैं कि एनआरसी तो होके रहेगी। रोहित चहल जवाब से मत बचिए, रोहित चहल जवाब से नहीं बचना है। तो ये रोहित चहल ऑपोजिशन पर जो अनिर्बान के सवाल जायज है, अनिर्बान के सवाल जायज है। देखिए अनिर्बान, मैं आपके सवाल को रिफ्रेश कर रहा हूं। अनिर्बान कह रहे हैं कि विरोधाभास क्यों होता है आपके सरकार से जो आवाजें निकलती है, गृह मंत्री एक बात, प्रधानमंत्री दूसरी बात, ये एमओएस होम एक बात कह रहे, किरण रिजिजू कुछ और कह रहे थे। विरोधाभास आपकी तरफ से ना हो तो कोई डरेगा नहीं। सीधा जवाब।
देखिए, मुझे लगता है शहजाद भाई सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि एनआरसी जो लाए थे कांग्रेस पार्टी लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसमें अमेंडमेंट किया था नागरिकता संशोधन बिल के अंदर, वो उसको लेकर आए। एक बात, उसको बढ़ाने का काम की बात हुई तो सरकार ने कहा। एक बात, सीए की बात जहां तक आई, सीए भी क्या कहते हैं, जो संशोधन बिल है वो किसी तरीके से भारतीय मुसलमानों के किसी को भी इफेक्ट करने वाला नहीं है। उसमें 8 बार संशोधन पहले हो चुका था, 9वीं बार हुआ है। कांग्रेस ने पहले नागरिकता दी थी और मुसलमानों को भी उसमें नागरिकता भारत में दी जा रही है। कल ही कश्मीर से एक नागरिकता दी गई, गुजरात, पाकिस्तान से आए महिला को अभी पिछले भी दी गई। विषय यहाँ पर यह है कि वही ममता दीदी आज सबसे ज्यादा शोर मचा रही है, जो रोहित चहल का कहना है, रोहित चहल का कहना है, कह रही थी बांग्लादेशी भगाओ, आपकी बात आज करें बांग्लादेश मीरान को ग्रेड से ज्यादा तेज रंग ममता दीदी क्यों बदलती हैं? ठीक है मीरान, इनका कहना यह है कि आप सत्ता में होते हो तो आपको एक कानून एक कदम बहुत अच्छा लगता है, आप करते हो, और सत्ता से बाहर चले जाते हो या आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है पार्लियामेंट में, तो उस कानून पे, उस स्टेप पे आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो। आपका असम का एनआरसी जो था उसके लिए एक अलग अकॉर्ड साइन हुआ था, राजीव गांधी ने साइन किया था असम एनआरसी के लिए, क्योंकि जो 1971 में बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था, ये पाकिस्तान से अलग हुआ था, राइट। लेकिन उसको पूरा मैनिपुलेट करके बीजेपी ने जिस तरीके से उसमें जब 20 लाख लोग सिटीजनशिप से बाहर हुए तो उन लोगों को बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल बन गया। अब उसको तमाम डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट, एनआरसी हो गया, एनपीआर पे एनपीआर पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि इनको लगा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ कोई विरोध नहीं होगा देश में, क्योंकि लोग इनको लगता था एक प्रोपेगेंडा किस तरीके से प्रायोजित विरोध था, प्रायोजित हिंसा, कैसे पत्थर आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। प्रायोजित अगर हिंसा होती, भड़का रहे थे, प्रायोजित हिंसा होती तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप विरोध नहीं कर रहे, इस देश के हजारों इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं, हर कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, ये कोई रिलीजियस विरोध नहीं है। अब एनपीआर को लेकर दिक्कत यह है, एनपीआर को लेकर दिक्कत यह है कि 1987 से इसमें जो कहा गया है क्लॉज की, 1987 से पहले जो माँ बाप भारतीय होंगे, उनका जो बेटा होगा या उनका औलाद होगा वो भारतीय होंगे, उसके बाद अगर पैदा हुआ है तो उनमें वन पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए। तो इस तरीके का वो जो बेसिक ग्राउंड फॉर्म किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एनआरसी के लिए फॉर्म किया जा रहा है, और ये एनआरसी की गवर्नमेंट फॉर्म है। और दूसरा चीज ये एक आउटलाइन ऐड करना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट मुद्दा विहीन हो चुका है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये तो आप हर शो में कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं, इस पर ये जरूरी नहीं था तो कांग्रेस क्यों ला रही थी? चलिए, ईरान का पहला सवाल जो है, आप उनके दुकान में बड़ा ताला लग गया है, किसी तरीके से राहुल गांधी को लॉन्च किया जाए, बस उसमें लगी है सोनिया मम्मी, सोनिया माता जी राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, देश में आग लगाओ। 6 साल से आपको समय कहना चाहता हूँ, आपको मेरे काम कर देना चाहता हूँ केवल एक ही बात से, आप बार बार ये कह रहे थे कि बांग्लादेशी लाओ, बांग्लादेशी लाओ। ठीक है सर, बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान है, उनका कहना है कि मुफ्त का खाना खाने हमारे देश में आ रहा है भारतीय नागरिक। सारे दंगों, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेशी नागरिकों की टॉपिक पे लौट के आना है, टॉपिक पे विजय और रोहित देखिए, मुझे ठीक है, विजय कौशिक और रोहित, अच्छी बातें हैं आप लोगों की, आप लोग तू मैं करते रहिए, पर मुझे इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करनी है ताकि दर्शकों को समझे। सुबह खान, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, सबसे बड़ी बात एनपीआर में पूरा दंगा कराने, ठीक है, एनपीआर में मां बाप के जन्म स्थान की डिटेल्स देने की जरूरत क्यों है मुझे आज, जो पहले नहीं थी, 2010 में नहीं थी, आज मुझे मां बाप मेरे कहां पैदा हुए, ये क्यों मुझे बताना पड़ रहा है? और इस पर मीरान का सवाल जायज है कि क्या जो संशोधन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट में कि 1987 के बाद पैदा होने वाले लोग हैं उनको कम से कम एक मां बाप का तथ्य देना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक है, क्या उससे जोड़ रहे हैं एनपीआर को? बताइए। देखिए शहजाद, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनपीआर एक आइडेंटिटी डेटाबेस है, ठीक है? एनपीआर आइडेंटिटी डेटा, एक आइडेंटिटी, एक सेकेंड, नहीं, ये बड़ी बात है आपकी, आइडेंटिटी डेटाबेस है मेरी, फिर आप सवाल का जवाब तब मिलेगा। आइडेंटिटी डेटाबेस है, सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, जो भी रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो अंग्रेज हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इस देश में पिछले 6 महीने या उससे पुराने टाइम से अगर कोई भी किसी एक एरिया में रह रहा है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके अंदर फादर्स नेम, मदर्स नेम अगर पूछा जा रहा है
तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर एक सेकेंड कोई दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि आधार अगर है तो उसकी क्या जरूरत है? आधार उतना एग्जॉस्टिव आइडेंटिटी बेसिस नहीं आधार का नाम नहीं पूछा जा रहा कि आपके पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए। ये सवाल इस देश में आज भी 25% आबादी ऐसा है जो फ्लड का शिकार होता है। जो ठीक है मीरान, आपका स्पेसिफिक पॉइंट है, एक सेकंड स्पेसिफिक, हमें लंबा बोलने से कोई कुछ हासिल नहीं होगा। फ्लड से तमाम स्पेसिफिक सवाल, स्पेसिफिक, एक सेकंड सर, एक सेकंड, सवाल स्पेसिफिक है। माँ बाप के नाम के बारे में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। 2010 के फॉर्म में मेरे माँ बाप कब और कहां पैदा हुए थे वो नहीं था, आज है, क्यों? आप बताइए या वरना रोहित बताएंगे, आप बताइए। जी देखिए शहजाद, सबसे पहले मैं बोलती हूं, अगर आपके दिमाग में स्पेसिफिकली कोई डर डाला जा रहा है और उस डर के लिए कोई चीज लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली भी हो रही है तो उसका तो कोई जवाब, कहते हैं कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। एनपीआर प्रोविजन एक लीगल एक्ट के अंदर पहले से है। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस किए जा रहे हैं वक्त की और सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से, एक सेकंड सुबह आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज कही है। आप सुबह रोहित जवाब देंगे। सुबह कह रही है कि कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। रोहित मैंने बोला अगर किए जा रहे हैं 2020 में चेंज है के हिसाब से, देश की सिक्योरिटी के हिसाब से, तो उसमें क्या एक सेकंड स्पेसिफिक, मुझे एक ब्रेक भी लेना है। एनपीआर पर क्या 2020 का फॉर्म 2010 के फॉर्म से अलग है? रोहित क्या होगा? देखिए भविष्य गर्द में क्या है उसको अभी आ तो जाने दीजिए। अभी इसे उसके ऊपर प्रयास लगाना कि भैया ये हो जाएगा वो होगा, और मुझे लगता है कि देखिए सब कुछ तो हर 10 साल में पहली होता है और इसको क्या पता लोगों को पता तो लगे किसके पास कितना मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी भी सवाल वही बना हुआ है कि क्या एनपीआर के नाम पर लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, या सच में एनपीआर की बैकडोर एंट्री से, एनपीआर से बैकडोर एंट्री करा रही है एनआरसी की सरकार? इस पर जवाब हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, लौट कर आइए। एनपीआर पर देश के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। 79% लोग अब भी कह रहे हैं कि हाँ विपक्ष भ्रम फैला रहा है। रागिशा, मेरा सवाल यह है, मीरान हैदर यहां पर पूछ रहे थे कि माता पिता का नाम क्यों है। अब माता पिता का नाम तो मेरे पास ये यूएस का फॉर्म है जो मीरान हैदर डॉक्टरेट करने के बाद जामे से भरेंगे और विदेश जाएंगे, तो उस वीजा फॉर्म में भी तो लिखा है कि अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ बताइए। अमेरिका के लोगों के लिए भी ये लागू होता है, तो अगर भारत करे तो भारत गलत? शहजाद, जैसे कि आपने अभी बोला, आपने एग्जाम्पल दिया, पहले तो मैं ये बता दूं कि एनपीआर जो है वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा। ये जो कागज नहीं दिखाएंगे गैंग है, इनको बता दिया जाए कि कागज नहीं दिखाना है, ना कोई बायोमेट्रिक डिटेल देना है, कुछ भी नहीं देना है, जस्ट अ फॉर्म। जैसे कि अमित शाह जी ने कहा कि आधार कार्ड है तो देना पड़ेगा। शहजाद, मेरा इनसे एक सवाल है, क्या ऐसा कहा सुबह? प्लीज, ठीक है, मेरा इनसे ये सवाल है कि अरे भैया, अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं है, आधार कार्ड दिखाने में इंटरव्यू में कहा मीरान हैदर आधार कार्ड का माहौल क्रिएट कर रखा है, आपने एक अराजकता फैला रखी है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। आप लोग जो सरकार के खिलाफ सिर्फ सत्ता के लालच में एक डिसअफेक्शन, बात मेरा चाहूंगा कि मोदी जी अगर कहते हैं कि एनआरसी पे हमने कुछ नहीं कहा, तो फिर अमित शाह का वो स्टेटमेंट क्या जो उन्होंने कहा 2024 तक हम पूरे एनआरसी पे मत अगर मोदी जी कागज गैंग को कागज नहीं दिखाना, कागज कोई गैंग कागज गैंग है, मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, गैंग है उसका जगह जगह जाकर कागज कागज नहीं दिखाऊंगा। आदिवासी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है समाज, उसको कागज का इनके पास जमीन का टुकड़ों का अपना कागज नहीं है, वो अपने माता पिता का क्या कागज दिखाएंगे? एक सवाल सुन लीजिए, वागिशा का पॉइंट सुनिए। अगर हम इन्हीं लोगों को बोलेंगे कि कल तुम्हें पीआर सिटीजनशिप के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये खुद इतने सारे पता नहीं कहाँ से गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस देश की बड़ी आबादी, एक देश की बड़ी आबादी, आज भी आप चले जाइए बिहार, अधिकतर राज्यों में चले जाइए जहाँ समाज के पास एक अपने घर का, अपने जमीन का कागज दिखाने के लिए नहीं है। आज भी
भी प्रॉपर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अपने माता पिता का क्या इतिहास दिखाएगा? ये पूरी तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ठीक है, मैं ये पूरे बवाल को एक पूरे बवाल को एक ही सवाल सुलझा सकता है। रोहित चहल, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मेरी तरफ से सवाल है, 2003 के रूल के हिसाब से, जो 2003 में बने थे सिटीजनशिप एक्ट के, जिसके हिसाब से प्रक्रिया हो रही है, उसमें कहा गया है डाउटफुल सिटीजन की शिनाख्त होगी एनपीआर में। आप सरकार की तरफ से कह दीजिए कि ऐसा नहीं होने वाला है, किसी के आइडेंटिफिकेशन सिटीजनशिप पे कोई बात नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दीजिए, यह बवाल यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए शहजाद भाई, सब कुछ क्लियर पहले ही हो चुका है, सारी चीजें क्लियर हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उसको लेके आई थी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और मुझे लगता है जब चीजें सामने आएंगी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से भ्रम फैलाना, ये आज के लिए मेरे पास जब आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था। एक सेकंड अब देखिए, अब समय खत्म हो चुका है। मैं तमाम मेहमानों को कहूंगा कि घर जाए, क्रिसमस मनाएं। देश के सभी नागरिक जो देख भी रहे हैं और नागरिक ना भी हो, देश के निवासी हो, जिनका नाम एनपीआर में आएगा, वो भी देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। पर यह सवाल अब तक जारी है कि क्या एनआरसी के बाद एनपीआर पर भड़काने की कोशिश हो रही है या एनपीआर के जरिए एनआरसी की बैकडोर एंट्री हो रही है। नतीजे आपने देख लिए। कल फिर से हम मिलेंगे 3:55 पर एक और नए शो के साथ। देखते रहिए राइट या रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत।